कल बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे थे, सेशन वहीं पर समाप्त हुआ था। मैं आप लोगों को बताया था कि केसरी में लेख लिखने के कारण उन पर 24 जून 1908 को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर राजद्रोह का केस दायर किया जाता है और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई जाती है। वो बर्मा में मांडले जेल है, वहीं पर इनको रखा जाता है। वहीं रहकर मांडले जेल में ही वो एक किताब लिखते हैं, बहुत काफी फेमस उनकी किताब है, गीता रहस्य। ठीक है, वो वहीं पर लिखे थे। ठीक है, तिलक की सजा के विरोध में, ध्यान रखिएगा, जब तिलक को सजा हो जाती है उसके विरोध में बंबई की जो कपड़ा मिल के मजदूर थे उनके द्वारा 1908 में पहली राजनीतिक हड़ताल हुई थी। ठीक है ना, कहाँ? बंबई के जो कपड़ा मिल के मजदूर थे उनके द्वारा हड़ताल किया गया था। ये पहला राजनीतिक हड़ताल था। ठीक है, लंदन टाइम्स के संवाददाता थे, इंडियन अनरेस्ट के लेखक, वो संवाददाता सर वेलेंटाइन चिरोल के नाम से वो जाने जाते हैं। वो इन्हें, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहते हैं। कहते हैं भारतीय अशांति का जन्मदाता यही है, बाल गंगाधर तिलक। एक बात ध्यान रखिएगा, इस अब जो है इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद अगला मित्र मेला का गठन किया जाता है। हालांकि मित्र मेला का जो गठन किया गया उद्देश्य से किया गया था, गणेश उत्सव को मनाने के सिलसिले में मित्र मेला का गठन किया गया था। नासिक में किया गया था 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा। लेकिन आगे चलकर ये जो मित्र मेला है वो गुप्त तरीके से अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है। स्थापना ठीक उसी साल 1904 में, स्थान वही नासिक इसका भी है और संस्थापक भी वीडी सावरकर ही थे। ये मित्र मेला ही परिवर्तित होकर अभिनव भारत में इसका नाम बदल जाता है, अभिनव भारत के। ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत की जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी सक्रिय थी। ठीक है, बाद में वीडी सावरकर जो हैं वो लंदन चले जाते हैं 1906 में। तो इस संस्था का जो भार है, इस संस्था जो है वो दूसरे के हाथों में आ जाता है। और इसी दौरान ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस संस्था के एक व्यक्ति थे पांडुरंग महादेव वापट, इनको रूस भेजा गया था बम बनाने के लिए। ठीक है ना, बम बनाना सीखने के लिए। बाद में इसी संस्था से अगर हम बात करें तो एक और नाम है गणेश दामोदर सावरकर। वो मित्र में मेला के लिए कविताएं और पुस्तकें लिखते थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक सरकार को लगा कि आपत्तिजनक वस्तुएं हैं, इसलिए उनको 9 जून 1909 को आजीवन निर्वासन की सजा दी जाती। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण पर नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस जो है 1909 को हुआ था। इसके मुख्य अभियुक्त थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। देखिए, 21 दिसंबर 1909 की रात को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के जो ये थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, वो गोली मार देते हैं और कन्हारे यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं। कन्हारे क्या होते हैं, यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं। और बाद में जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे के अलावा कृष्ण जी गोपाल
कर्वे जो इस प्रमुख माने जाते थे इस गुट के, वो और विनायक देशपांडे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 19 अप्रैल 1911 को लंदन से गिरफ्तार करके यहाँ भारत लाया जाता है। आगे चलकर इस पर चर्चा। इसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और इसकी गतिविधियों पर हम चर्चा करेंगे। बंगाल में किस तरह से आंदोलन शुरुआत होता है, कैसे होता है, आगे बढ़ता है वहां पर बंगाल में। क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र के बाद बंगाल में पहुंचा। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद वहां एक नया राजनीतिक चेतना जागृत हो और वहीं से एक कह सकते हो आप कि क्रांतिकारी गतिविधियों भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में क्रांतिकारी चेतना जगाने का काम, क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्र लोक समाज ने किया था, भद्र लोक समाज। लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का काम वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। ये वरिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई, और एक व्यक्ति और थे भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई, ठीक है। इन दोनों ने पूरे बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। प्रारंभिक दौर की बात करें तो उस समय क्रांतिकारी विचारधारा, ठीक है। ये दोनों युवक मिलकर 1906 के आसपास युगांतर नामक एक समाचार पत्र भी के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था, क्रांति का प्रचार, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुशीलन समिति का। इसकी बात करेंगे अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति 1907 में स्थान की जहां तक बात करें तो बंगाल की बात करें तो कोलकाता, ठीक है। और संस्थापक इसके वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ठीक है। इसके अनुशीलन समिति के का गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि बदला लेना, यानी खून के बदले खून। अगर सरकार के द्वारा जो जा रहा था आम जनता पर, तो उसका बदला लेने के लिए ये इसका गठन किया गया था। खून के बदले खून, यही इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अनुशीलन समिति का जब स्थापना हुआ तो इसके अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो देखिए, जब अनुशीलन समिति को बनाया गया था तो एक व्यायामशाला के रूप में तैयार किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधि व्यायामशाला, दुनिया की नजर में व्यायामशाला बाद में, लेकिन यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे प्रमथनाथ मित्र थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रमथनाथ मित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे अरविंद घोष और चित्तरंजन दास, इसके अध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष, ठीक है। कौन कौन? तो चित्तरंजन दास और अरविंद घोष। कोषाध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। और एकमात्र शिष्या यहाँ सिस्टर नियोदिता इसमें शामिल हुई, ठीक है। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था और ये सुबोध मलिक के घर पर आयोजित किया गया। सुबोध मलिक नाम का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, उसके घर पर इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो धीरे धीरे ये लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब कि मैगजीन के माध्यम से भी क्रांति का विचारधारा को प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं तो इसी का एक भाग था, ढाका अनुशीलन समिति, इसी का पार्ट था, क्या नाम है, अनुशीलन समिति का। तो ये तो कोलकाता में काम करता, ढाका अनुशीलन समिति ढाका में काम कर रहा था, ठीक है। और इसके संस्थापक थे पी मित्रा और पुलिन दास। सेम वही काम था जो अनुशीलन समिति का, क्योंकि इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता ही था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर हम क्रांतिकारी हिंसक घटनाओं का जिक्र करें बंगाल में, तो 1906 में आरंभ होता है। 1906 में धन की व्यवस्था के लिए कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा डकैती की योजना बनाई जाती है, और क्रांतिकारियों ने बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फूलन को मारने का प्रयास करते हैं, हालांकि वो सफल नहीं हो पाते, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। डीएच किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का एक न्यायाधीश थे। कहाँ का न्यायाधीश थे? मुजफ्फरपुर जिले का न्यायाधीश। 20 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उनको मारने के लिए उनके ऊपर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य था ये कि किंग्सफोर्ड बच गए, और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी के वाइफ, पत्नी और पुत्री दोनों इसमें मर जाते हैं, इस बम उनके ऊपर फेंका गया था। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1908 में। खुदीराम बोस को मात्र 15 वर्ष फांसी दे दी। बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं, अलीपुर षड्यंत्र केस, ये 1908। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर के अदालत में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में पकड़ा गया था, पेश किया गया था अदालत में, ठीक है। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था, यही से यहाँ पर मुकदमा हुआ। यही कारण है कि इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस केस का जो मुख्य गवाह बन जाता है नरेंद्र गोसाई, जो जिसकी हत्या अलीपुर जेल में ही सत्येंद्रनाथ घोष के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा सरकारी वकील और पुलिस अधीक्षक जो थे उनकी भी हत्या कर दी जाती है। वरिंद्र गुट के सदस्य पर ये मुकदमा चल रहा था, तो लगभग वरिंद्र गुट के सभी सदस्यों को आजीवन काला पानी का सजा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाद में परंतु अरविंद घोष जो थे उनकी रिहाई हो जाती है, वहां से छूट कर ये बात कहते हैं कि भाई देखिए मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ है, और वहीं पर अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक एक अंग्रेजी काल में पत्र निकाला, वारंट जारी कर दिया, वहां से वो भाग जाते हैं और एक भागकर पंडिचेरी चले जाते हैं। वहीं पर औरोविल में 1916 में एक आश्रम स्थापित कर देते हैं, यानी कि अब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं ये, ठीक है। बाद में 11 दिसंबर 1908 आते आते अनुशीलन समिति को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, हावड़ा षड्यंत्र 1900, हावड़ा षड्यंत्र केस 1910। देखिए,
जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को 1910 में डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसूद आलम के हत्या का अभियुक्त बनाया गया। उन पर हावड़ा षड्यंत्र केस चला गया था, परंतु किसी तरह से ये फांसी की सजा पाने से बच गए। ठीक है, एक स्वर्णिम दौर माना जाता है 1915 और 16 का काल। इस समय बंगाल में राजनीतिक डकैतियां और हत्याएं जो हैं वो चरम पर बढ़ जाती है, बहुत तेजी से फैलता है। अधिकांश जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी वो बाघा जतीन के नाम से प्रसिद्ध, बाघा जतीन यही जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, वो बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। बाद में 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में इनको घेर दिया जाता है, और जहां पर ये मरते दम तक लड़ते हैं, बाद में वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, एक रॉलेट एक्ट का एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1906 और 1917 के बीच 110 डाके डाले गए थे, 110 डाके डाले गए थे, और 60 हत्या का प्रयास किया गया। इतने ये मुकदमे जारी हुए थे, इतने सरकारी आंकड़े बता रहे थे। अब हम पढ़ेंगे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन का जो प्रेरणा के स्रोत थे वो जति मोहन चटर्जी थे, जो 1904 में सहारनपुर में भारत माता सोसाइटी नामक गुप्त संस्था बनाते हैं। इस संस्था में और लोग जुड़ते हैं, जैसे लाला हरदयाल हो गए, अजीत सिंह हो गए, सूफी आंबा हो गए। ठीक है, बाद में 1907 आते आते लाला हरदयाल और अजीत सिंह ये निर्वासित हो जाते हैं और ये लोग विदेश चले जाते हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय बीच में शामिल थे। लाला हरदयाल यहाँ से विदेश चले जाते हैं। 1908 में इस क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व मास्टर अमीर चंद्र के हाथों में आ जाता है। अमीर चंद्र वास्तव में ये बंगाल से रिलेटेड थे, बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों से। ठीक है, आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लाहौर, क्योंकि इसी गुट और ये गुट और बंगाल दोनों गुट मिल करके बाद में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। वो हम आगे चलकर इसका, जब दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन का पढ़ना होगा तो वहां इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक लाहौर षड्यंत्र केस भी है। इसमें 1915 में पंजाब में संगठित आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार किया जाता है। इसमें यह निश्चय किया गया सभी लोगों के द्वारा कि 21 फरवरी 1915 को समस्त उत्तर भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया जाएगा, क्रांति किया जाएगा। लेकिन जो ये योजना बनाई गई, योजना का भंडाफोड़ हो जाता है, सरकार को कहीं से इसके बारे में पता चल जाता है, और जितने भी इसके नेता थे जो इस आंदोलन को सक्रिय करने वाले थे, जो लोग थे जो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और इनको लाहौर षड्यंत्र के रूप में सजा दी जाती है। जो नेता थे उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, इस तरह के कुछ नेता इसमें थे जो प्रमुख रूप से भाग लिए थे। ठीक है, तो ये आपका लाहौर षड्यंत्र था। बात समझ में आ गया ना? देखिए, कुछ मैं आप लोगों के स्क्रीन पर कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखा नहीं हूँ, वो समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें, छोटा सा है इसमें, तो मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन नीलकंठ ब्रह्मचारी
और वंची अय्यर नाम के दो लोगों के द्वारा एक गुप्त संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था भारत माता समिति। इनके द्वारा मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों का, ठीक है। अय्यर जो है 17 जून 1911 को तिन्नेवेली के जिला जज आशे को गोली मारकर हत्या कर देते हैं, बाद में खुद आत्महत्या करते हैं। तो ये मद्रास का था। हालांकि मद्रास वगैरह में क्रांतिकारी गतिविधि उतना ज्यादा नहीं था जितना कि बंगाल में था, उत्तर प्रदेश में था, पंजाब में था। ठीक है। अब हम बात करें तो दिल्ली के क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें, एक चर्चा वहां का भी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली में याद करिए आप लोग, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित हो गया था, है ना। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली। इस अवसर पर हुआ ये कि वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग थे, उस एक समारोह के साथ पूरा एकदम दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उसी दौरान जब वो चांदनी चौक पर पहुंचे थे तो उनके ऊपर बम फेंका गया था। बाद में हालांकि ये ध्यान रखिएगा वहां पर ये बच जाते हैं, इस बम का कोई बच जाते हैं। इसके बाद जहां तक बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का जो षड्यंत्र की बात की गई थी तो बंगाल में किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। और बम फेंकने वाले जो थे वो बसंत विश्वास और मनमंत विश्वास, ये जो थे वो दोनों भाई थे। ये बसंत विश्वास जो थे वो रास बिहारी बोस का नौकर थे, ठीक है ना। उन्होंने उनके ऊपर बम चलाया था। इस मुकदमे में और यही दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, इन सबको गिरफ्तार किया जाता है तो इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना भी जाता है। इसमें बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीन चंद, इन सबको फांसी हो जाती है। लेकिन जैसे ही राज खुलता है, षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है कि इसमें रास बिहारी बोस का भी हाथ है, तो ये भागकर जापान चले जाते हैं, ठीक है। और वहां से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखते हैं। पता ही होगा आप लोगों को, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था और आपको पता भी होगा आजाद हिंद फौज के गठन में भी ये बहुत अहम रोल अदा किए थे, ठीक है। अब हम देखिए, ये तो जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी ये सब भारत के थी। केवल भारत से ही नहीं, ध्यान रखिएगा विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, ठीक है। और विदेशों में जहां बात करें हम, तो सबसे पहले तो हम लंदन की बात करेंगे। लंदन में भारत के बाहर अगर सबसे पुरानी कोई समिति की, क्रांतिकारी समिति की बात करें तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करें। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन 1905 में किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लंदन में इसको किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहारवर्दी, ठीक है ना। पता ही होगा आप लोगों को 1897 में जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे वो लंदन बस गए थे और वहीं से ये क्रांति एक भारतीयों का समूह तैयार करने लगे, जिसमें वीडी सावरकर थे, लाला हरदयाल, तो जो यहाँ से भागकर विदेश गए हुए थे। वीडी सावरकर हो गए, लाला हरदयाल हो गए, मदन लाल धिंगरा हो गए, ये सब को ये संगठित किए। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं वो इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन स्वशासन की प्राप्ति के लिए किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट हिड नामक एक पत्र निकालना प्रारंभ किए। इसी के माध्यम से जो लंदन के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, उनको अपने पक्ष में करने का
प्रयास किया गया था। बाद में वहीं पर ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है लंदन में एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल बनाया। ये इंडिया हाउस हॉस्टल जो था आगे चलकर लंदन के जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुए सबका केंद्र बिंदु बन जाता है इंडिया हाउस। ठीक है, जो लंदन की सरकार है उनका ध्यान इनके तरफ, ध्यान जो ब्रिटिश सरकार है उसका ध्यान इनके तरफ आकर्षित हो जाता है। बाद में लंदन का जो द टाइम्स है और अन्य कुछ समाचार पत्र वो वहां की सरकार को इसके बारे में बताती है और बहुत आलोचना करती है, काफी ज्यादा आलोचना किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब देखते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा की ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होने लगी है, तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है लंदन छोड़कर पेरिस चले जाते हैं। लेकिन इंडिया हाउस की जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो बंद नहीं होता है। अब इसकी जिम्मेदारी वीर सावरकर जो है वो संभाल लेते हैं। ठीक है, वीर सावरकर 10 मई 1908 को इंडिया हाउस में गदर दिवस के रूप में मनाया था। 10 मई 1908, 10 मई को ही पता ही होगा 1857 मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई। ठीक है, तो 10 मई को इन्होंने इंडिया हाउस में गदर दिवस के रूप में मनाया था। और यहीं से एक पुस्तक लिखा था इन्होंने, वीर सावरकर ने, याद होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा उस किताब का नाम, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और ये जो किताब थी 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करार दी थी, है ना। अब हम बात करते हैं आगे कर्जन वायली की हत्या। कर्जन वायली की हत्या लंदन में 1 जुलाई 1909 में मदनलाल ढींगरा जो इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार थे, कर्जन वायली, उनको गोली मारकर ये खत्म कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। बाद में ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। इसी के बाद वीर सावरकर को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके इनको नासिक षड्यंत्र केस, अन्य और केस इन पर लगाया जाता है और इनको गिरफ्तार करके लंदन से भारत लाया जाता है। ठीक है, अब हम एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा के बारे में देखिए। हालांकि इनके बारे में सारा चीजें मैं इसीलिए आपके स्क्रीन पर लिख दिया हूँ। ठीक है, पूरा चीज। ठीक है, कि जो भीकम जी मैडम कामा थी वो पारसी परिवार के से बिलोंग करती थी। ठीक है, 19 और इनके जो सहयोगी थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनके सहयोगी थे। जो श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में हम पीछे पढ़े, अभी बस बताया भी था आप लोगों को, श्याम जी इनके सहयोगी थे। ठीक है, जो कामा थी मैडम कामा 1902 में भारत छोड़ देती हैं और यूरोप के विभिन्न देशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रचार करने के लिए चली जाती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में और अन्य जगहों पर ये ब्रिटिश हुकूमत के जो क्या नाम है भारत में जो उनके शोषण किया जाता था उसके बारे में लोगों को बताने के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करती है। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, हर जगह जाती है। ठीक है, वहां पर सरदार पेरिस में जाती हैं और सरदार सिंह राणा के साथ वहां रहने लगती हैं। ये जो है भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अगस्त 1907 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगस्त 1907, ठीक है, में
ठीक है। तो अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन होता है, उसमें ये भाग लेती है। और यहीं मैडम कामा ने भारत के ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणाम जो हुए थे उसका खुलासा किया था। बहुत तेजीपूर्ण ओजस्वी भाषण भी दिया था यहाँ पर। और इस सम्मेलन के अंत में भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा, पीला और लाल उसमें ये फहराई थी। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका से अगर जो प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का जो आयोजन हुआ था वो गदर पार्टी से हुआ है। इसके संस्थापक जो थे गदर पार्टी के, वो लाला हरदयाल थे। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुआ था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे गदर पार्टी के, उनका नाम था सोहन सिंह। ध्यान रखिएगा, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे गदर पार्टी का, उनका नाम था सोहन सिंह। ठीक है, और जहां तक हम बात करें तो गदर पार्टी के प्रचार विभाग का जो सचिव की जिम्मेदारी लाला हरदयाल ने उठाया था। ठीक है, गदर पार्टी जो है युगांतर प्रेस की स्थापना करती है बाद में। ठीक है ना, और एक मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन प्रारंभ करती, इसके माध्यम से